तो खबर रायपुर से है। 7 बीजेपी मोर्चा प्रभारियों की नियुक्ति हुई। विजय शर्मा को प्रभारी बीजेपी युवा मोर्चा की जिम्मेदारी दी गई। केदार कश्यप को प्रभारी बीजेपी किसान मोर्चा की। ओपी चौधरी को प्रभारी बीजेपी ओबीसी मोर्चा की। सरला केसरिया प्रभारी बीजेपी महिला मोर्चा की। महेश गागड़ा प्रभारी बीजेपी एसटी मोर्चा के बनाए गए हैं। रामजी भारती प्रभारी बीजेपी एससी मोर्चा के। तो बड़ी खबर है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी मोर्चा प्रभारियों की नियुक्ति, नए प्रभारी बनने के बाद ये पहली नियुक्ति है। ओम प्रकाश माथुर की जिम्मेदारी संभालने के बाद ये पहली नियुक्ति है। सभी को जिम्मेदारी दी गई है, जैसे कि महेश गागड़ा प्रभारी, रामजी भारती प्रभारी बीजेपी एससी मोर्चा के बनाए गए हैं और सलीम राज ये प्रभारी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के बनाए गए। सभी को नियुक्त कर दिया गया। चुनाव से पहले पूरी फुल तैयारी। केदार कश्यप को भी अहम जिम्मेदारी मिली। बीजेपी 7 मोर्चा प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। विजय शर्मा ये प्रभारी बीजेपी युवा मोर्चा के होंगे। केदार कश्यप ये प्रभारी बीजेपी किसान मोर्चा के होंगे। ओपी चौधरी ये प्रभारी होंगे बीजेपी ओबीसी मोर्चा के। और फोन लाइन पे हमारे साथ राजेश जुड़े हुए हैं। राजेश, भारतीय जनता पार्टी में 7 प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। बड़ा बदलाव है, यानी चुनाव की पूरी तैयारी है। जी बिल्कुल, 7 प्रभारियों की नियुक्ति की गई है और एक जो अल्पसंख्यक मोर्चा है वहां पे प्रभारी बनाए गए हैं। अगर हम बात करें तो युवा मोर्चा के नए प्रभारी बनाए गए हैं विजय शर्मा। महिला मोर्चा की प्रभारी बनाई गई है सरला केसरिया। किसान मोर्चा के प्रभारी बनाए गए हैं केदार कश्यप। पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रभारी ओपी चौधरी को बनाया गया है। अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रभारी महेश गागड़ा बनाए गए हैं जो पूर्व मंत्री थे। अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रभारी रामजी भारती बनाए गए और अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रभारी डॉक्टर सलीम लाद बनाए गए हैं और इनके साथ आरिफ खान को सह प्रभारी बनाया गया है। निश्चित रूप से मिशन 2023 की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है और इसको लेकर बदलाव और प्रयोग के दौर लगातार चल रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष बदले गए, नेता प्रतिपक्ष बदले गए, उसके बाद मोर्चा के अध्यक्ष भी बदले गए और अब प्रभारी जो है मोर्चा है अब के प्रभारियों को भी बदला गया है। नई जिम्मेदारी इन लोगों को मिली है। निश्चित रूप से ये मिशन 2023 की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। अब जल्द ही सभी मोर्चा की एक प्रदेश कार्य समिति की बैठक भी होने वाली है और उसमें फिर इनको टास्क दिया जाएगा कि आने वाले दिनों में सरकार के खिलाफ किन किन मुद्दों पर इन मोर्चा के पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना है। शुक्रिया राजेश इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो 7 बीजेपी मोर्चा प्रभारियों की नियुक्ति कर दी गई। इसके साथ सह प्रभारियों की भी नियुक्ति की गई है और जाहिर सी बात है मिशन 2023 को लेकर, जैसा कि हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा भी इस बात को बता रहे थे कि 2023 की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने 7 मोर्चा प्रभारियों को नियुक्त किया है। इसमें एससी मोर्चा भी है, एसटी मोर्चा भी है, महिला मोर्चा भी है और युवा मोर्चा भी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अब प्रदेश में कोई भी गरीब बिना छत के नहीं रहेगा। इनके लिए माफिया से मुक्त कराई गई जमीन पर मकान बनेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उज्जैन में आयोजित सुजलाम प्रधानमंत्री आवास योजना के आवंटन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने 27 हितग्राहियों को आवास की चाबी सौंपकर गृह प्रवेश कराया। समारोह में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया और महापौर मुकेश टटवाल भी शामिल रहे। सभा के मंच से सीएम ने माफिया को चेतावनी देते हुए कहा कि प्रदेश में कोई कितना बड़ा दादा पहलवान और भूमाफिया होगा, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। उसका अवैध साम्राज्य ध्वस्त होगा। और इसके साथ ही मैं कह रहा हूं सभी शहरों के लिए। पिछले दिनों भोपाल में मैंने जहां में माफियाओं से जमीन छुड़ाई, 40 एकड़ जमीन माफियाओं से छुड़ाई, उस जमीन का भी हमने कहा माफियाओं से छुड़ाएंगे और गरीबों के मकान बनाएंगे।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत दुर्ग जिले के बोरी गांव पहुंचे। बोरी और आसपास के गांव के ग्रामीण सीएम को अपने बीच पाकर बहुत खुश हैं। मुख्यमंत्री ने 44 करोड़ 70 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया, जिसमें स्वामी आत्मानंद स्कूल, तहसील कार्यालय मुख्य रूप से शामिल है। वहीं सीएम बघेल ने बोरी में छात्रावास खोलने, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अतिरिक्त 20 बिस्तर बढ़ाने की घोषणा की है। सिमरिया में ITI खोलने का उन्होंने ऐलान भी किया है। धान बेच के जो स्थिति में सुधार हुआ, व्यापक पैमाने पर उसका परिवर्तन छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रहा है। गोबर बेच के भी जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। गौठान समिति अब स्वावलंबी होने लगे, तो लगातार लोगों के जीवन में बड़ा परिवर्तन आ रहा है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि हर के जीवन में आर्थिक रूप से वो स्वावलंबी बने, ये हमारी कोशिश है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बेमेतरा की साजा विधानसभा के ग्राम ठेलका में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल हुए। इससे पहले उन्होंने किसान महेंद्र साहू के घर पहुंचकर उनकी नन्ही बच्ची के साथ केक काटकर उसका जन्मदिन मनाया और पारंपरिक भोजन किया। उसके बाद वो भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता प्रदीप चौबे मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य आमजनों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना और बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करना है। उन्होंने योजनाओं का जिक्र किया। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे की मांग पर साजा विधानसभा के ग्राम ठेलका और बोरतरा में उन्होंने नवीन महाविद्यालय खोलने की घोषणा भी की है। सभी वर्गों में प्रसन्नता है शासकीय योजनाओं को लेकर। और दूसरी बात है, बहुत सारे निर्माण कार्य क्षेत्रीय विधायक और हमारे वरिष्ठ मंत्री ने मांग रखी थी। सारे जो मांग है उसकी घोषणा मैंने कर दी। स्काई वॉक के मुद्दे पर गरमाई राजनीति पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा के नेता इधर उधर की बात कर रहे हैं। EOW ACB में अपराध दर्ज होते ही ये फड़फड़ाने लगे। 11 दिसंबर को मतगणना के बाद हार पर रमन सिंह इस्तीफा दे चुके थे, फिर भी राजेश मूणत ने काम किया। फाइल चलती रही। 13 दिसंबर 2018 को रिवाइज प्रशासकीय स्वीकृति दी गई, जबकि तब भाजपा की सरकार चली गई थी। वहीं ईडी की कार्रवाई पर कहा कि ईडी का इस्तेमाल प्रताड़ित करने के लिए किया जा रहा है। 3rd डिग्री टॉर्चर कर रहे हैं। भाजपा सीधी लड़ाई नहीं लड़ रही है, इसलिए ईडी को आगे करती है। ऐसी क्या आपात स्थिति आई थी कि 5 दिसंबर 2018 को परियोजना की लागत है वो 28 करोड़ से 28 करोड़ बढ़ाने का प्रस्ताव दे दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी घूम रहे हैं, जिमी कांदा खा रहे हैं, खुद कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो ईडी के लिए आए। नारायण चंदेल इन दिनों कोरबा लोकसभा के दौरे पर हैं, जहां नेता प्रतिपक्ष सरकार पर जमकर बरसे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की कानून व्यवस्था पर पकड़ नहीं है, कानून व्यवस्था बेलगाम है। यहां प्रशासन का राजनीतिकरण और राजनीति का अपराधीकरण हो गया है। कि छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ के रूप में परिवर्तित हुआ है। शांति का टापू कहलाने वाले छत्तीसगढ़ में कोई दिन ऐसा नहीं है, कोई दिन ऐसा अखबार की सुर्खियों में नहीं रहता जिस दिन छत्तीसगढ़ में कोई हत्या ना हो, कहीं चाकूबाजी ना हो, कहीं तलवारबाजी ना हो। मिशन 23 को लेकर भाजपा ने तैयारी शुरू कर दी। इसी कड़ी में क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल मंगलवार को दंतेवाड़ा पहुंचे। यहां भाजपा कार्यालय में उन्होंने भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक ली। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जामवाल ने कहा कि सत्ता पर काबिज कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनता में आक्रोश है। निश्चित तौर पर आगामी होने वाले 23 विधानसभा चुनाव में दंतेवाड़ा समेत बस्तर की 12 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल की ओर से हस्ताक्षर किए जाने में देरी को लेकर कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। 3 जनवरी को 1 लाख लोगों की विशाल रैली निकालने का ऐलान किया जा चुका है। इस बीच छत्तीसगढ़ कांग्रेस का ओबीसी विभाग भी सक्रिय हो गया है। ओबीसी विभाग ने 30 दिसंबर को हर जिले में विरोध प्रदर्शन और सद्बुद्धि यज्ञ कराने का ऐलान किया। ये यज्ञ हर जिला मुख्यालय में किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस ओबीसी विभाग के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख है, लेकिन राजनीति के दबाव में प्रदेश के ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के आरक्षण को रोके हुए हैं।
देखिए, आरक्षण को लेकर लगातार भूपेश बघेल जी और हमारे कांग्रेस की सरकार, चाहे एसटी एससी की बात हो, चाहे ओबीसी की बात हो, ईओडब्ल्यू की बात हो, सारे वर्गों के लिए उन्होंने विधेयक लाया। विधेयक ला के रोकने का काम और राज्यपाल कर रही है, ये हम सबके लिए अन्याय कर रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के लिए ऑब्जर्वरों की घोषणा कर दी। छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव को और मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी प्रमोद तिवारी को मिली। वहीं पीएल पुनिया को मुंबई का ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के विस्तार के रूप में कांग्रेस की ओर से हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू किया जा रहा है, जिसमें आने वाले 2 महीने तक कांग्रेसी पदयात्रा के साथ प्रत्येक मतदान केंद्र तक पहुंचकर भाजपा सरकार की खामियां और राहुल गांधी का संदेश लोगों तक पहुंचाएंगे। दिल्ली की कड़कड़ाती ठंड में टी शर्ट पहनकर भारत जोड़ो यात्रा कर रहे राहुल गांधी पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को शायद पता नहीं कि अब सर्दी आ गई है, कोई उन्हें बता दे कि सर्दी आ गई है और उन्हें कोई बता नहीं रहा है। नरोत्तम ने कांग्रेस नेताओं को राहुल की सेहत की चिंता करने की नसीहत दी है। जरा उन्होंने क्या कहा वो खुद आप उन्हीं की जुबानी सुनिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। उन्हें कोई बता ही नहीं रहा है कि सर्दी आ गई है, कोई उन्हें बता दे। उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, किसी को बता देना चाहिए। कांग्रेसियों से कहूंगा कि उनके स्वास्थ्य की चिंता करें और उन्हें बताएं। तो टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं, ये तो मजबूत है हमारा नेता। इनके नेता कोई घूम ले ऐसे ठंड में 4 डिग्री में टी शर्ट पे घूम के बताए, यही बता दे कर्तव्य। यही तो कॉन्फिडेंस है और यही तो इनकी घबराहट है, यही इनका डरोना है, डरोना। तो कांग्रेस ने कहा यही इनका डरोना है, कोरोना से जोड़ के उन्होंने डरोना कहा है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। चूंकि गृहनगर छिंदवाड़ा में कांग्रेस सांसद नकुल नाथ ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। जरा सुनते हैं उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सरकार से हर वर्ग परेशान है, महंगाई की मार से जनता त्रस्त है। इतना ही नहीं, कर्मचारी वर्ग भी सरकार से खफा है। संविदा स्वास्थ्य कर्मी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर है। वहीं किसानों की समस्याओं को लेकर उन्होंने कहा कि बिछुआ इलाके में किसानों की अतिवृष्टि से खराब हुई फसल का अब तक मुआवजा नहीं दिया गया है। जो प्रदेश है वो स्ट्राइक पे जाने वाला है। आप छोटे कार्यकर्ताओं कर्मचारियों की बात कर रहे हैं, यहाँ हर वर्ग परेशान है। देखिए, महंगाई तो आसमान को छू रही है, ये पूरा देश देख रहा है। और 2023 में 2024 में जनता भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देगी। इंदौर में होने जा रहे प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर तैयारी अपने अंतिम चरण में है। भाजपा के बड़े पदाधिकारियों को भी सम्मेलन में सफल बनाने के लिए अहम जिम्मेदारी दी गई है। पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को विदेश से आने वाले भारतीयों की मेजबानी का अहम काम दिया गया है। इसमें भाजपा के पार्षद और बड़े नेताओं को शामिल किया गया, जो कि इंदौर नगर निगम और इंदौर विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ मिलकर काम करेंगे। बैठकों का दौर जारी है इसको लेकर। वहीं सरकारी दफ्तरों के साथ भाजपा कार्यालय में भी बैठक लेकर समझाइश दी जा रही है। इंदौर के लिए बड़ा गर्व और गौरव और अभिमान का क्षण है कि पूरे दुनिया भर में रहने वाले प्रवासी भारतीय हमारे इंदौर में आ रहे हैं और पूरा इंदौर पलक पावड़े बिछा के हमारे उन अतिथियों का स्वागत करने के लिए और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये जो ग्लोबल एनआरआई मीट हो रही है उसके लिए पूरा इंदौर तैयार है। इंदौर शहर के लिए गौरव का विषय है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंदौर अपनी एक नई पहचान बनाने जा रहा है। पर भारतीय जनता पार्टी की जो कथनी और करनी और जो नीयत है उसमें कहीं ना कहीं बहुत खोट होता है। राज्यपाल के आरक्षण विधेयक पर साइन न करने पर घमासान जारी है। 3 जनवरी को कांग्रेस ने विशाल रैली निकालने का ऐलान किया, जिसकी तैयारी को लेकर आज रायपुर के कांग्रेस भवन में मीटिंग भी रखी गई। 1 लाख लोग रैली में जुटेंगे। इसमें कांग्रेस पार्टी के तमाम छोटे बड़े पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। साथ ही प्रदेश के हर समाज और वर्ग के लोगों को शामिल किया जाएगा। आंदोलन को विशाल और बड़ा बनाने के लिए संगठन पूरी ताकत लगाने में जुट गया है। रैली के जरिए कांग्रेस पार्टी राज्यपाल को विधेयक पर जल्द से जल्द हस्ताक्षर करने की मांग करेगी। इन समाजों को आरक्षण
जो भारतीय जनता पार्टी शुरू से कहती आई है कि संविधान हम बदलना चाहते हैं, हम आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, तो उनका चेहरा देश के सामने, प्रदेश के सामने दिख रहा है। इसलिए हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी को हम बेनकाब करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के सर्व समाज के खिलाफ में एक प्रकार से अभियान चला रही है, जिसका पूरे प्रदेश को नुकसान हो रहा है, राज्य के युवाओं को, राज्य के तरुणाई को नुकसान हो रहा है। और इस आंदोलन में कांग्रेस के सभी मोर्चा प्रकोष्ठ के लोग आएंगे। कांग्रेस की तरफ से सभी वर्ग के लोगों से अपील की जाएगी कि इसमें शामिल हों। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां जोरों पर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार शाम इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर पर समीक्षा बैठक की। इस बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधरन समेत कई मंत्री और नेता शामिल हुए। मीडिया से चर्चा में सीएम ने यह साफ कहा कि इंदौर शहर का सौभाग्य है कि इतना बड़ा आयोजन शहर में होने जा रहा है। यहाँ की जनता को इसके लिए बधाई देते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और समापन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। सभी 68 देशों से प्रवासी भारतीयों और एम्बेसडर राष्ट्र अध्यक्षों के आने की अधिकारियों की सूचना मिल चुकी है। मध्य प्रदेश और इंदौर शहर की संस्कृति, खान पान, वैभव, हर प्रकार की सुविधाएं प्रवासी भारतीयों को देने के लिए जो योजना तैयार की गई है, बैठक में उस पर चर्चा हुई है। और प्रवासी भारतीय दिवस के बाद सीधा लगाया 11 और 12 को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है। उसके लिए भी अपार उत्साह केवल प्रदेश में नहीं, देश में नहीं, दुनिया में है। और अब तक जो मेरी जानकारी 68 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधिमंडल, 2 राष्ट्र प्रमुख, अनेकों मंत्री, एम्बेसडर्स। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे, जहां इंदौर रोड स्थित अंतर्राष्ट्रीय जल महोत्सव में शामिल हुए और उन्होंने 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय जल महोत्सव की शुरुआत की। कार्यक्रम में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल होंगे। कार्यक्रम के बारे में जल मंत्री गजेंद्र शेखावत ने बताया कि गंगा को स्वच्छ और साफ रखने में हमें इस तरह की सफलता मिली है। जल के विषय को लेकर के देश भर में इस तरह की चेतना जागरण के लिए काम हो रहा है। उसी की श्रृंखला में आज देश भर में जल के विषय पर जुड़ कर के काम करने वाले ऐसे सारे लोग जो व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअल कैपेसिटी में काम करते हैं, किसी एनजीओ की तरह काम करते हैं, किसी संस्थान के साथ में काम कर सकते हैं, वो सब लोग आज यहाँ महाकाल की इस धरती पर क्षिप्रा नदी के किनारे पर एकत्रित हुए हैं। चिरमिरी की मेयर कंचन जायसवाल को शराबी महापौर कहने का मामला लगातार गरमा रहा है। इसके विरोध में महिला कांग्रेस ने विधायक विनय जायसवाल और मेयर कंचन जायसवाल की मौजूदगी में बड़ी बाजार में एक सभा का विरोध प्रदर्शन किया और नाराजगी जताई। इसी जगह पर कुछ दिन पहले भाजपा की एक जनसभा हुई थी, उसमें मौजूदा नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल और पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने क्लब ग्रीन पार्क बार की सूची में मेयर का नाम आने पर कटाक्ष किया था। जिन्होंने धोखे से महापौर जी का नाम लिखा है, और यदि आप ऐसा नहीं कर पाते तो हमें मानेंगे कि महापौर जी की सहमति है और एक शराबी महापौर के रूप में हमारे चिरमिरी के सम्मान को धक्का लगेगा। भाइयों बहनों, ये क्या खेल इस क्षेत्र में चल रहा है? जिस प्रकार से बार चल रहा है अवैध रूप से, बड़े बड़े लोग उसके मेंबर, हम पूरी महिलाएं, पूरी चिरमिरी की महिलाएं इसका पुरजोर विरोध करती हैं। और मैं पूर्व विधायक जी को ये बोलना चाहूँगी कि किसी भी नारी का अपमान, चाहे वो एक महिला महापौर हो, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन पूरी जनता, पूरी चिरमिरी की महिलाओं का अपमान है। ड्रग्स तस्करी के आरोप में 2 युवतियों समेत 3 युवकों को गिरफ्तार करने के 3 दिन बाद ही पुलिस ने पहली बार ड्रग्स खरीदने के मामले में कार्रवाई की। बेमेतरा में मनोज शुक्ला और नरेंद्र सिंह ठाकुर को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से पुलिस ने लगभग 1 ग्राम MDM ड्रग बरामद किया है। पूछताछ में आरोपी मनोज शुक्ला और नरेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि कुल 7 पैकेट ड्रग्स खरीदा गया था, जिसमें 3 पैकेट अभी भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। दोनों आरोपियों के खिलाफ पंडरी थाने में NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है।
थाना पंडरी में एक एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी, जिसमें 5 लोगों की अरेस्टिंग हुई थी, 3 पुरुष और 2 महिला की। उनसे पूछताछ में उनको पुलिस रिमांड पे लिया गया था। उनसे पूछताछ से 2 अन्य व्यक्तियों के बारे में जानकारी मिली, जिसमें एक का नाम मनोज शुक्ला है, दूसरे का नाम नरेंद्र ठाकुर, जो दोनों ही बेमेतरा के रहने वाले हैं। इन दोनों ने पूछताछ में बताया कि इन लोगों ने 7 पैकेट एमडीएमए ड्रग्स लिया था वो मरवाहा से, और उसमें से 4 पैकेट वो कंज्यूम कर लिए और 3 पैकेट उनसे बरामद करके दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। कोरबा में भू विस्थापितों की मांगों को आगे एसईसीएल प्रबंधन को झुकना पड़ा, यानी इन्हें आखिरकार झुकना पड़ा। एसईसीएल मानिकपुर के सभी ठेका कार्यों में योग्यता के आधार पर भू विस्थापितों को नौकरी देने पर सहमति फाइनली बन गई है। कंपनी के जीएम ने वार्ता के लिए विस्थापितों को बुलाया और लिखित आश्वासन दिया। ये भी कहा कि भविष्य में भी नए आने वाले ठेका कंपनी में स्थानीय युवाओं को ही तरजीह दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी, ऐसा उन्होंने कमिट किया है। कोरोना संक्रमण की आशंका को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को तैयार रहने के लिए निर्देश दिए हैं। मॉक ड्रिल करने को कहा है, जिसका असर पूरे देश के साथ छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला। फिलहाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त 3 तस्वीरें हैं, रायपुर की है, बिलासपुर की है और अंबिकापुर की है। मॉक ड्रिल के तहत इन तीनों जगहों पर ये देखा गया है कि यहाँ पर किस तरह की तैयारी है। हालांकि प्राइमा फेसाई सभी जगह मामला ठीक ठाक मिला, यानी कोरोना से निपटने के लिए हॉस्पिटल अलर्ट दिखाई दिए। कोरोना संक्रमण का खतरा एक बार फिर से मंडराने लगा है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को कोविड के मद्देनजर विशेष एहतियात बरतने के निर्देश दिए, लेकिन रायगढ़ जिले में वैक्सीनेशन को लेकर तैयारियां ठप है। जानकर हैरत होगी कि जिले में 1 लाख लोगों को बूस्टर डोज लगनी है, लेकिन जिले में महज 10,000 ही वैक्सीन उपलब्ध है। इसमें पहला तो हमारे जो बूस्टर डोज लगाना है हमें, उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं और अभी गवर्नमेंट लेवल पे हम मांग करेंगे, क्योंकि अधिकांश जो यहाँ वैक्सीन लगे हैं वो कोविशील्ड के लगे हैं और हमारे पास अवेलेबल अभी कोवैक्सीन है। रायगढ़ जिले में 1 लाख लोगों को जो है बूस्टर डोज लगना है। दूसरी तरफ जो है कोविशील्ड के नाम पर एक भी वैक्सीन की शीशी जिला प्रशासन के पास में नहीं है। तो ऐसे में यदि राज्य शासन की तैयारी देखें या जिला प्रशासन की तैयारी देखें तो स्थिति बहुत ही भयावह होने वाली है। जबलपुर के हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे ने कोरोना के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन और शहर में जितने रीजनल हेल्थ डायरेक्टर हैं, बल्कि संजय मिश्रा से उन्होंने बातचीत की है। कोरोना की नई लहर की खतरे के बीच लगातार व्यवस्थाओं को जांचा जा रहा है और यहाँ जबलपुर के भी जिला अस्पताल में इस वक्त स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की टीम व्यवस्थाओं को परख रही है। जबलपुर के रीजनल हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर संजय मिश्रा हमारे साथ हैं। किस तरह से परखा जा रहा है और क्या क्या व्यवस्थाएं, ताकि जो अतीत था वो सामने ना आने पाए? जी देखिए, ये एक मॉक ड्रिल है। जैसे कोरोना की या कोविड-19 की संभावनाएं पुनः ऐसा लग रहा है दूसरे देशों में बढ़ रहा है, तो भारत शासन ने पहले से ही प्रिकॉशनरी ये एक्सरसाइज शुरू कर दी है। वैसे हम लोगों के पास इसके पहले 3 जो वेव्स आई थी उसका पर्याप्त अनुभव हमारे कर्मचारियों को है, लेकिन पहले ऑक्सीजन की समस्याएं थी, तो हम लोगों ने अब जिला अस्पताल में एक 570 LPM का, एक 500 LPM के ये 2 एयर सेपरेशन यूनिट चालू हैं। वैक्सीनेशन के लिए क्या डोजेस भी आपने डिमांड किया? जी हाँ, हम लोगों ने, हमारे पास कोवैक्सीन है वो उपलब्ध है बूस्टर डोज के लिए। कोविशील्ड और कॉर्बावैक्स की डिमांड हमने राज्य स्तर से कर ली है, जल्दी वो प्राप्त हो जाएगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की जबलपुर संभाग के रीजनल हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर संजय मिश्रा से, जो इस वक्त एक मॉक ड्रिल का हिस्सा है। जबलपुर जिला अस्पताल में व्यवस्थाओं को परखा जा रहा है। उनका कहना है कि वैक्सीन की डिमांड भी राज्य सरकार को बूस्टर डोज के लिए भेजी गई है और लगातार व्यवस्थाएँ इतनी की जा रही हैं ताकि यदि कोरोना की चौथी लहर दस्तक देती है तो हालात बीती लहरों की तरह घातक ना होने पाए। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर। और हैरानी की बात अपने दर्शकों को बता दें कि जितनी जगह पर मॉक ड्रिल हुआ है, जब हमारे संवाददाताओं ने ग्राउंड रिपोर्ट इकट्ठे की तो उसके पहले सूचना दे दी गई थी। तो अगर मॉक ड्रिल में भी आप पहले इन्फॉर्म कर देते हैं हॉस्पिटल प्रबंधन को, तो वो तो अपनी तैयारी कर लेंगे। ये बड़ी हैरानी की बात देखने को मिली। आगे बढ़ते हैं। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की किल्लत की तस्वीरें विचलित करने वाली थी। लोगों के हाहाकार के बाद आनंद फानन में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए गए थे। मकसद था कि ऑक्सीजन अस्पताल में खुद बनाई जाए, बाजार से इसे न खरीदना पड़े। इसके बावजूद ग्वालियर के जयरोग्य अस्पताल समूह में बीते 1 साल में 4 करोड़ 32 लाख से ज्यादा
की ऑक्सीजन मरीजों को लगाई गई है। पांच प्लांट फिर भी करोड़ों ऑक्सीजन पर हो रहे खर्च। मरीजों के लिए खरीदी जा रही एक्स्ट्रा ऑक्सीजन। अब तक करोड़ों ऑक्सीजन खर्च पर स्वाहा। क्या ऑक्सीजन प्लांट से पर्याप्त नहीं हो रहा उत्पादन? कोरोना की दूसरी लहर में जब ऑक्सीजन की कमी से लोग मौत की नींद में असमय हो रहे थे, चारों तरफ हाहाकार मच गया था, तब सरकारों ने सबक लिया। केंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों से करोड़ों खर्च कर ग्वालियर में 5 ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए, जिससे किसी भी मरीज को ऑक्सीजन की कमी न आए। लेकिन 5 प्लांटों में से सिर्फ 3 ही प्लांट ऑक्सीजन का उत्पादन कर रहे हैं। 2 प्लांट से ऑक्सीजन का उत्पादन ही नहीं हो रहा। और तो और जयरोग्य अस्पताल समूह में कोरोना वाले नहीं बल्कि दूसरे मरीज एक साल में 4 करोड़ 32 लाख से ज्यादा की अतिरिक्त ऑक्सीजन खपत कर चुके हैं, जिस पर कांग्रेस ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि लूट मची है, जांच होनी चाहिए। वेंटिलेटर भी कबाड़ में तब्दील हो रहे हैं। और 4-4 करोड़ की ऑक्सीजन पी गए। कौन पी रहा है, कहाँ पी रही है, सरकार पी रही है, मरीज पी रहे हैं कि डॉक्टर पी रहे हैं, पता ही नहीं पड़ रहा है। इसकी भी जांच होना चाहिए। कोरोना संकट को लेकर चिंताओं को बीजेपी सांसद विवेक सेजवलकर सही मानते हैं और कहा कि प्लांटों का मेंटेनेंस जरूरी है। सेजवलकर शासन तक ये बात पहुंचाने की भी बात कहते हैं कि ये जो ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, ये अगर नहीं चले और अगर बंद पड़े रहे तो जब हमको उसकी जिस दिन ज़रूरत होगी उस दिन उसको हम चला नहीं पाएंगे। तो मैं सुझाव शासन को भी दूंगा और इसमें कोशिश भी करूंगा कि सारे प्लांट्स चलते रहें। आपकी शंका वाजिब है, आपके इस मुद्दे को शासन के समक्ष उठाने का जरूर प्रयास करूंगा। वहीं गजराजा मेडिकल कॉलेज के डीन सरकार के करोड़ों के ऑक्सीजन पर खर्च पर अलग ही दुहाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि मरीज बढ़ेगा तो ऑक्सीजन खर्च तो होगा ही। यदि मरीज संख्या आएंगी, मरीज आएगा तो ऑक्सीजन चलेगी, ऑक्सीजन चलेगी तो खर्चा होगा। उसमें ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई ऑक्सीजन कहीं इधर से बेच सकते नहीं है, किसी को पिला सकते नहीं है, मरीज में ही लगेगी, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। प्लांट बेहद कीमती हैं। ये हवा से ही ऑक्सीजन बनाने की अनूठी टेक्नोलॉजी से लैस है, लेकिन 2 प्लांट कई दिनों से बंद हैं और ऐसे ही बंद रहे तो इन्हें यहाँ स्थापित करने का क्या फायदा। दूसरी बात ये कि प्लांट को ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए लगाया गया था। क्या 3 प्लांट भी मरीजों के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं बना पा रहे? फिर बंद 2 प्लांट को शुरू करने की पहल क्यों नहीं की गई? इसी प्रकार के कई सवाल हैं जो अस्पताल प्रबंधन और जिला प्रशासन की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। उम्मीद है देर से ही सही प्रशासन जागेगा। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। खरगोन में हुई रामनवमी पर हिंसा के बाद पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक ट्रिब्यूनल का गठन किया गया था। ट्रिब्यूनल ने मामले में अहम फैसला सुनाया है। ट्रिब्यूनल के पास 343 आवेदन आए थे, जिसमें से 34 प्रकरण ट्रिब्यूनल ने मान्य किए और 34 में से 20 पर फैसला सुना दिया है। जो वसूली का आदेश है वो तहसीलदार RRC की तरह उसकी वसूली करेंगे। कतिपय प्रकरणों में माननीय उच्च न्यायालय से स्टे है, वैसे जिनमें स्टे है उन प्रकरणों पर अभी कार्रवाई नहीं होगी। जिन प्रकरणों में स्टे नहीं है उसमें निश्चित तौर पे ट्रिब्यूनल का जो ऑर्डर है उसको एग्जीक्यूट कराया जाएगा। प्रकरण को देखा जाएगा कि उसमें कहीं से किसी माननीय न्यायालय से स्टे तो नहीं है, और जहां स्टे नहीं होगा वहां निश्चित तौर पर वसूली की जाएगी। खरगोन के पुराने कलेक्टर कार्यालय परिसर में महिला सभा को दी गई करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन अब वापस ले ली जाएगी। खरगोन कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने आदेश भी जारी कर दिया है। शासकीय जमीन सामाजिक कार्यों के लिए 1973 में लीज पे दी गई, तभी तक आपके पास रहेगी जब तक आप उसका उपयोग करते रहेंगे। साथ ही साथ उसमें उल्लेख ये भी था अलॉटमेंट लेटर में कि आप इसका उपयोग परिवर्तन नहीं करेंगे, इसलिए हमने आदेश जारी किया कि वो जमीन मध्य प्रदेश शासन के नाम से दर्ज करके वापस ले ली जाए। उस आदेश में यह है कि उनको एक समय देना पड़ेगा अपनी परिसंपत्ति हटाने का, इसलिए हमने तीन दिन का समय दिया है। 3 दिन तक उन्होंने नहीं हटाया तो संपत्ति राजसात हो जाएगी। बॉलीवुड के दबंग के नाम से मशहूर सलमान खान का आज 57वां जन्मदिन है। सलमान खान का मध्य प्रदेश से बहुत ही गहरा नाता है। इंदौर में सलमान खान का जन्म हुआ था और उनके पिता सलीम खान का संबंध भी प्रदेश से ही था। इस वजह से इंदौर में कई सालों से सलमान का जन्मदिन उनके फैंस बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाते आ रहे हैं। सलमान खान के फैंस क्लब के सदस्यों ने विजयनगर स्थित स्लम एरिया में सलमान खान का जन्मदिन अलग अंदाज में मनाया। IBC 24 की संवाददाता शालिनी हार्डिया ने जायजा लिया भाईजान सलमान खान के जन्मदिन सेलिब्रेशन का। बॉलीवुड के भाईजान
शहर बड़े धूमधाम के साथ मनाता है। इतनी खुशी हो रही है। सलमान खान 57 इयर्स के हो गए। भाईजान तो हमेशा ही अच्छे दिखते हैं और हमने आज एक केक करा है और कल हमने ब्लैंकेट सभी मतलब बांटे हैं। सलमान का इंदौर कनेक्शन सबसे खास है क्योंकि जन्म ही सलमान का यहाँ पर हुआ है। जी मैम, भाई का बर्थ प्लेस भी इंदौर में, उनकी फैमिली से हम कनेक्टेड भी है और पिछले 15 ईयर्स से हम लोग मतलब वांटेड मूवी 2010 में आई थी, जब से हमारा फैन क्लब चल रहा है। फर्स्ट डे फर्स्ट शो मतलब हम लोग फुल थिएटर बुक करते हैं, हम लोग बर्थडे सेलिब्रेशन भी करते हैं। सबसे ज्यादा सलमान खान में पसंद है और कैसे सेलिब्रेशन है? मैं फिटनेस को लेकर बहुत एडिक्ट रहता हूँ क्योंकि सलमान भाई भी फिटनेस एडिक्ट हैं, तो मैं भी एक फिटनेस ट्रेनर हूँ, जिम ट्रेनर हूँ, तो उनकी बॉडी से इंस्पायर होकर मैं उनका बहुत बड़ा फैन हुआ हूँ। और आप देख सकते हैं बच्चे भी बहुत एक्साइटेड है क्योंकि केक खाने का मौका जो है वो इसके माध्यम से मिल गया है। इंदौर से गहरा नाता, सलमान खान कई साल यहाँ रहे हैं और इसीलिए हर जन्मदिन उनके लिए इंदौर शहर में बेहद ज्यादा खास होता है। कैमरामैन नंदन सिंह पवार के साथ शालिनी हाडिया, IBC 24 इंदौर। नीमच के सावन गांव में पानी की बूंदों से बना शिवलिंग चर्चाओं में है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौके पर पहुंचकर यहां पूजा पाठ कर रहे हैं। शिवलिंग की सुरक्षा के लिए श्रद्धालुओं ने उसे रस्सी से घेर दिया है। MP में भी वीर बाल दिवस के मौके पर बीजेपी नेताओं ने गुरुद्वारे पहुंचकर मत्था टेका और गुरुवाणी सुनी। नेताओं ने गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों को शहादत को नमन किया। कांग्रेस ने कभी जिंदगी में 75 साल में कभी इनको ट्वीट नहीं किया। उन्हें 75 साल से सिर्फ अपने साहबजादों की चिंता थी, बलिदानियों की, देश पर जान लुटाने वाले साहबजादों की चिंता क्यों हो? देश की आज़ादी की लड़ाई में इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। हिंदुस्तान की जो संस्कृति है, परिपाटी है, जो संस्कार है, उसमें जुड़ना चाह रहे हैं लेकिन अभी बहुत दूर है। और इस खबर के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।